हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल कक्षा गणित में। हम लोग आज पढ़ेंगे स्टैटिक्स मानी सांख्यिकी। आपका आज का बिल्कुल नया टॉपिक है, अब तक आपने इस वर्ष नहीं पढ़ा है। हालांकि ये आपको पिछले वर्ष पढ़ाया गया था। सांख्यिकी बेसिक चीजें कुछ पिछले वर्ष आपने पढ़ रखी हैं, यहां पर कुछ उससे एडवांस आज कवर करना है। जो सांख्यिकी है वहां सांख्यिकी में आपको केवल 3 टॉपिक कंप्लीट करने हैं। यहां पर कौन कौन से टॉपिक हैं? आपको सबसे पहले समांतर माध्य पढ़ना है, उसको माध्य भी कह सकते हैं और उसको औसत भी कह सकते हैं। उसका दूसरा जो टॉपिक होगा उसको हम कहेंगे माध्यका या माध्यक, माध्यका या माध्यक। और इसका एक तीसरा टॉपिक है, उसको हम कहेंगे बहुलक। बस केवल 3 टॉपिक आपको कवर करना है। और जो आज कवर करना है वो केवल मात्र समांतर माध्य या माध्य कह सकते हैं। बस ये कवर करना है आपको। तो माध्य के बारे में समझें, माध्य क्या है। जैसे हम आपसे ये कहना चाहें कि हमारे पास कोई 5 बच्चे हैं और उनकी उम्रें अलग अलग हैं, और उन उम्रों में हम उन 5 बच्चों की उम्रों का माध्य ज्ञात करना चाह रहे हैं, औसत ज्ञात करना चाह रहे हैं। तो क्या करेंगे, जिन बच्चों की आयु हमें दी गई है उन सब आयु को हम जोड़ देंगे, और जोड़ने के बाद बस 5 बच्चे हैं तो 5 का भाग कर देंगे। बस ये मानो कि आपका माध्य ज्ञात हो गया, या ये कहें कि माध्य औसत आयु ज्ञात हो गई। इतना केवल हमें यहां माध्य से संबंधित बातें कवर करनी है। देखो, सबसे पहला टॉपिक है, हमने बताया आपको माध्य, या इसको समांतर माध्य भी कह सकते हैं। माध्य या समांतर माध्य, समांतर माध्य, या इसको हम तीसरा नाम दे दें औसत। एक ही बात है, हमने आपको अभी बताया औसत क्या होता है ना। कुछ बातें आपने समांतर माध्य की पिछले कक्षाओं में भी पढ़ रखी हैं। जब आंकड़े अवर्गीकृत रूप में दिए जाते हैं तो उनका औसत ज्ञात करना आपने कक्षा 9th में बहुत भली भांति तरीके से सीख रखा है। आज ऐसे हम टॉपिक को पकड़ेंगे, आज उन प्रश्नों को पकड़ेंगे जिनमें आंकड़े वर्गीकृत रूप में दिए जाएं। तो जब वर्गीकृत रूप में आंकड़े दिए जाते हैं तब उनका हम माध्य कैसे ज्ञात करते हैं, बस इसको आपको यहां पर कवर करना है। ठीक है, देखिए परीक्षा में ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, बहुत ज्यादा। ऐसे मानो कि ये आपको इस एक और आपका चैप्टर होता है इससे आगे, इसको कहते हैं प्रयाक्ता। प्रयाक्ता इस वर्ष पाठ्यक्रम से आपका निकाल दिया गया है। प्रयाक्ता और सांख्यिकी को मिला के 10 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। 10 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें से प्रयाक्ता का जो 3-4 नंबर का पूछा जाता था वो इस वर्ष आपको नहीं पूछा जाएगा। अब जो बचा हुआ है वो केवल सांख्यिकी है, और सांख्यिकी को ही आपको 10 नंबर का प्रश्न मिलेगा, ऐसे मानो आप। और ये मानो कि ये 10 नंबर बिल्कुल एकदम फ्री के नंबर हैं, बिल्कुल फ्री के। आपको बस बहुत ध्यान से समझ लेना है। एक सवाल अगर आपने समझ लिया तो ये मानो कि आपका समांतर माध्य फिट हो गया, मानी माध्य आपका फिट हो गया। इसी प्रकार दूसरा एक हमने आपको बताया, जो दूसरा टॉपिक है वो है आपका माध्यका। बस माध्यका का एक प्रश्न आपने कंप्लीट कर लिया तो समझो माध्यका भी खत्म। और इसी प्रकार बहुलक का एक प्रश्न आपने कंप्लीट कर लिया तो समझो बहुलक खत्म। यहां पर 3 एक्सरसाइज दी गई हैं और तीनों के लिए आपको केवल एक प्रश्न की जरूरत है, ऐसे मानो आप। संख्याएं बदलेंगी, आपका बिल्कुल वही सब कुछ होगा। ठीक है, तो आप बिल्कुल अंत तक वीडियो को देखें। जो भी आपकी प्रोसेस होगी वो आपकी बिल्कुल क्लियर। एक प्रश्न हम ले लेंगे और उसी एक प्रश्न में ही सारे प्रश्नों का हल मिलेगा, ऐसे माने। ठीक, तो समांतर माध्य हम स्टार्ट करते हैं। उस समांतर माध्य को स्टार्ट करने से पहले हम आपको बताएं कि इसको हल करने के लिए हम 3 विधियों का उपयोग करेंगे। वो कौन कौन सी विधियां हैं, पहले उस पर हम थोड़ा फोकस करें। पहली विधि हमारी होगी, उसको हम कहेंगे प्रत्यक्ष विधि। पहली विधि होगी समांतर माध्य ज्ञात करने की, पहली विधि होगी उसको क्या कहेंगे हम, प्रत्यक्ष विधि। दूसरी जो विधि होगी उसको हम कहते हैं कल्पित विधि। उसको क्या कहते हैं, कल्पित विधि। कल्पित विधि से माध्य ज्ञात करना, ये आपकी एक दूसरी विधि है। और जो तीसरी विधि होगी उसको कहते हैं पद विचलन विधि। पद विचलन विधि। पद विचलन विधि से समांतर माध्य या माध्य कैसे ज्ञात करते हैं, बस आप ये समझें कि ये 3 विधियां हमें कंप्लीट करनी है माध्य ज्ञात करने के लिए या औसत ज्ञात करने के लिए। ठीक है, और हमने आपको और बताया कि आपको केवल वो
आंकड़े मिलेंगे जिनमें कि आपको वर्ग अंतराल दिया जाएगा, माने हम ये कहें कि आंकड़े वर्गीकृत रूप में दिए जाएंगे, और आंकड़े जब वर्गीकृत रूप में दिए जाएंगे तब आपको इन विधियों का प्रयोग करके औसत ज्ञात करना है। बस ये इतना आज आपको कवर करना है, ठीक है। मेरे ख्याल से मेरी बात समझ में आ रही है आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले औसत, प्रत्यक्ष विधि से औसत कैसे ज्ञात करेंगे, माध्य कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखिए एक एग्जाम्पल के तौर पर हमारे पास एक प्रश्न लिखा हुआ है, इसमें प्राप्तांक दिया गया है और विद्यार्थियों की संख्या दी गई। आपको जैसा प्रश्न दिख रहा है इसका पहले अर्थ समझें, इसका क्या मतलब है। यहां पर दिया है प्राप्तांक 10 से 20, दो बच्चों के प्राप्तांक हैं 10 से 20 के बीच में हैं, चार बच्चों के प्राप्तांक हैं 20 से 30 के बीच में प्राप्तांक आए हैं, और 7 बच्चों के प्राप्तांक आए हैं 30 से 40 के बीच में, 6 बच्चों के प्राप्तांक आए हैं 40 से 50 के बीच में, और एक बच्चे का प्राप्तांक है कितना, 50 से 60 के बीच में आया है। यहां पर हमें इसका औसत ज्ञात करना है, और हमने बताया औसत ज्ञात करने की 3 विधियां हमने आपको बताई। पहली विधि आपको यहां पर हम अप्लाई करके दिखा देते हैं, प्रत्यक्ष विधि से समांतर माध्य या औसत कैसे ज्ञात करना है, पहले यह समझ लेना। देखिए प्रत्यक्ष विधि से समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए यहां पर इसको हम जो प्राप्तांक के लिए वर्ग अंतराल दिया गया है उसको हम इंग्लिश में इसको क्लास इंटरवल कहते हैं, इसलिए इसको हम CI से लिख सकते हैं। जबकि ये विद्यार्थियों की जो संख्या दी गई है उसको हम F से डिनोट करेंगे। F मानी उसकी ये बारंबारता हम कह सकते हैं, फ्रीक्वेंसी, इसलिए इसको F से प्रदर्शित करेंगे। यहां पर हम क्या करते हैं, इसका मध्यमान निकाल लेते हैं। ये प्राप्तांक जो दिए गए हैं उनका हम मध्यमान निकाल लेंगे। क्या करेंगे, मध्यमान निकालेंगे। हर प्रश्न में एक ही काम करना है, मध्यमान को हम X से लिख लेते हैं, X से। देखिए क्या करते हैं, देखो 10 और 20, ये 10 क्या है 20 क्या है, हमने बताया छोटे क्लासों में अपने कक्षा 9th में अच्छी तरीके से पढ़ रखा है। ये जो वर्ग अंतराल दिया जाता है ये आपकी निम्न सीमा है, ये इसकी उच्च सीमा है, इस अंतराल की ये निम्न सीमा है, ये उच्च सीमा है, इसी तरीके से, ठीक है। तो सबसे पहले हमें मध्यमान ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे, निम्न सीमा और उच्च सीमा दोनों को जोड़ के आधा करेंगे तो ये आपका मध्यमान ज्ञात हो जाएगा। मानी 10 और 20 का योग होता है 30, और 30 में जब 2 का भाग करेंगे तो आपको लिखना है 15, ठीक है। इसी प्रकार 20 और 30 का योग करेंगे कितना हो जाएगा 50, और 50 का जब 2 से भाग करेंगे तो आपको लिखना है 25। देखो एक और ट्रिक है हमारे पास, वो क्या है, आपको क्या करना है, इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग करना है और यहां लिख देना है, और फिर इसके बाद में जितना ये अंतराल आ रहा है वही अंतराल इसमें जोड़ते चले जाओ तो अपने आप मध्यमान ज्ञात हो जाएगा। जैसे देखो यहां से 10 के बाद 20 है, 20 के बाद 30 है, 30 के बाद 40 है, 40 के बाद 50 है, मानी 10 का अंतराल बढ़ते हुए क्रम में आया है। तो आप यहां भी उसी प्रकार करो। देखो 10 लिखा है, ये 15 है, 15 में 10 जोड़ो कितना हो जाएगा 25, फिर 25 में 10 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 35, 10 45, 10 55। आप देख सकते हो बिल्कुल एकदम, यहां इन दोनों को जोड़ दोगे तो 50 और 60 का योग 110 हो जाएगा, और जब 110 में 2 का भाग करोगे तो कितना आएगा 55 ही तो आएगा। तो ये तो आपका मध्यमान वाला एक टेबल कंप्लीट हो गया। इसके बाद अगला जो कॉलम बनाना है, हम चूंकि आपको बता रहे ये कौन सी विधि है, ये आपकी प्रत्यक्ष विधि है। कौन सी विधि है, प्रत्यक्ष विधि। अब आपको अगला कॉलम लिखना है, उसमें क्या करना है, F इंटू X लिखना है। मतलब ये F है मानी बारंबारता, और इस मध्यमान का आपस में मल्टीपल करना है। देखो 15 दूनी 30, और ये 25 का 4 में गुणा करोगे 25 चौको 100 लिखना है। 35 का 7 में गुणा करोगे 7 पंचे 35, और 7 तिया 21, और 3 24। 6 का गुणा 45 में करना है, 6 पंचे 30, और 6 चौको 24, और 3 27, और 55 का गुणा 1 में करना है तो आपको ये 55 लिख देना है, ठीक है। और फिर इसके बाद में सिग्मा fx करना है। मतलब सिग्मा का सीधा सीधा मतलब होता है, सिग्मा मानी होता है योग, और काहे का योग करना है, ये fx वाली जो लाइन है, f इंटू एक्स वाली लाइन, इसका हमें योग करना है। तो चलिए पूरे आंकड़े जितने हैं उनको सबको जोड़ देते हैं। 5 और 5 10, 3 3 4 7, 7 4 11, फिर से एक बार 3 3 6, 6 4 10, फिर से देखो इसको जोड़ देते हैं। 5 5 10 की 0 हासिल 1,
यहां जोड़ दें एक तो 4 हो जाएगा, 4 4 8, 8 7 15, 15 और 5 20 की शून्य हासिल 2, 2 4, 2 6 और 1 7। ये इसका योगफल कितना हो जाएगा 700। ठीक है, अब देखो क्या करते हैं, यहां पर इस बारंबारता को जोड़ देते हैं। इसको हम सिग्मा एफ भी लिख सकते हैं या इसको हम एन लिख सकते हैं, दोनों एक ही बात है। ठीक, इसको या तो हम सिग्मा एफ लिख दें या एन लिख दें। तो इन सबको हम जोड़ देते हैं। देखो 6, 4 और 2 6, 6 7 6 13 और 13 में 6 जोड़ेंगे तो 19 और 1 20। ये हमारा एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20। इसके बाद आपको माध्य निकालने के लिए सूत्र अप्लाई करना है। माध्य निकालने के लिए देखो सिंबल होता है एक्स बार, इसको पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं इसको? एक्स बार। हमने आपको बताया कि ये सब बातें आपने कक्षा 9th में पढ़ रखी हैं ऑलरेडी। इसको हम डिनोट करते हैं कैसे, एक्स बार लिखते हैं और एक्स बार बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन में एन। ठीक, सिग्मा एफ एक्स अपॉन में एन। तो यहां पर देखो सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू है आपकी 700 और अपॉन में एन, एन बराबर कितना है 20। बस इसको इससे डिवाइड करेंगे और 2 का इसमें भाग करेंगे तो आपका ये 35 मानी 35 आ जाएगा। ठीक, 70 में 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 35। तो ये विधि आपकी कौन सी विधि हो गई? प्रत्यक्ष विधि से समांतर माध्य ज्ञात करना है। ठीक है, इसके बाद हमने एक आपको दूसरी विधि और बताई है। उस विधि का नाम हमने बताया है, चलिए देखो इसी एग्जाम्पल के थ्रू आपको एक दूसरी विधि जो है उसको बता देते हैं। यहां पर दूसरी जो विधि हमारी, देखो इसको ना मेटें, इसको वही लिखा रहने दें। एन बराबर कितना था? एन बराबर हमारा 20 था, इसको वही लिख दें। अब दूसरी विधि है जो कल्पित विधि, उस विधि को हम देखो यहां पर कर देते हैं। ठीक, तो देखो कल्पित विधि के लिए क्या करना है, समझो बहुत ध्यान से। इसको इस वाली लाइन को नहीं रखना है, ये तो आपको रखना है। देखो ये दिया गया है, ये भी आपको दिया गया है, ये मध्यमान हमने निकाला है। आपको कल्पित विधि के लिए भी मध्यमान निकालना है और ये जो आपका तीसरा कॉलम है इसको हम यहां पर रब कर देते हैं। यहां इसकी जरूरत अब नहीं पड़ेगी। ठीक, तो अब किसकी जरूरत पड़ेगी इसको देखें, समझे बात ध्यान से। अब हमें क्या करना है, एक कल्पित माध्य निकालना है। इसमें से x में से कहीं पर भी आप चाहे ऊपर ये बीच में कहीं पर भी कोई संख्या एक कल्पित माध्य मान लेते हैं और कल्पित माध्य को a से आप डिनोट करेंगे। कैसे डिनोट करेंगे? a से। चलो इसको हम मान लेते हैं, बीच में कहीं मान लिया करेंगे तो गणना थोड़ी सिंपल हो जाएगी। तो हम बीच में हम इस संख्या को 35 मान लेते हैं। ये 35 बराबर a हो गया। ठीक, मान लिया हमने, माना लिख दें यहां पर a बराबर 35। ठीक है, अब आपको देखो करना क्या होता है, आगे वाली एक कॉलम में ये देखो कौन सी विधि हम बता रहे हैं, यहां पर आप नोट कर सकते हो। ये विधि है आपकी कल्पित विधि। कौन सी विधि है? कल्पित विधि। ठीक, कल्पित विधि से हम माध्य ज्ञात करना आपको सिखा रहे हैं। ठीक है, अभी जो विधि थी वो प्रत्यक्ष विधि थी, ये विधि आपकी कल्पित विधि है। किसी भी विधि से आपको हल करना है तो माध्य वही आएगा जो प्रत्यक्ष विधि से आया, वही कल्पित विधि से आएगा और वही आपका पद विचलन विधि से आएगा। आंसर नहीं बदलेगा, सेम आएगा बिल्कुल। देखिए कल्पित विधि से कैसे ज्ञात करेंगे, यहां पर आपको अगला एक कॉलम बनाना है, इसको लिखेंगे विचलन, इसको डेविएशन मानी डी से डिनोट करेंगे और यहां पर लिख देंगे x माइनस ए। देखो x तो आपको दिख रहा है ये वाला है, a हमने ये मान रखा है। तो आपको क्या करना है, यहां से जहां पर हमने a माना है वहीं से हम स्टार्ट करते हैं। देखो ये आपका x है और इसमें से ये 35 में से इस 35 को घटाएंगे, क्या बचेगा यहां पर 0। फिर 25 में से इस 35 को घटाएंगे तो क्या बचेगा 10, माइनस का 10 बचेगा। यहां 15 है, ये देखो x की वैल्यू कितनी है 15 में से इस 35 को घटाएंगे तो माइनस का ये 20 बच जाएगा। नीचे आ जाओ, 45 x की वैल्यू कितनी है 45 में से इस 35 को घटाएंगे तो प्लस का 10 बचेगा। और बिल्कुल ठीक इसी प्रकार ये 55 x की वैल्यू है तो 55 में से आपको 35 घटा देना है तो क्या बचेगा 20 प्लस का बचेगा। ठीक है, और इसके बाद में एक कॉलम आपको और अब आगे बनाना है, उसको क्या बनाना है, देखो f गुणे d, मानी f और d का आपस में गुणा कर देना है। ये देखो f है, ये d है, इन दोनों का आपस में गुणा कर दें, इन दोनों का आपस में गुणा कर दें, इन दोनों का आपस में गुणा कर दें और गुणा करते हुए इस टेबल को कंप्लीट करेंगे। तो यहां पर देखिए, यहां पर ये f है और ये d है, इन दोनों का आपस में मल्टीपल करोगे तो 20 दूनी 40, माइनस का हो जाएगा 40। 4 का गुणा करेंगे तो माइनस का ये भी आपका देखो 10 चौको 40। अब 7 में शून्य का गुणा करेंगे तो शून्य आ जाएगा।
6 का 10 में गुणा करेंगे तो 10 6 का 60 आ जाएगा, और 20 का 1 में गुणा करेंगे तो भैया 20 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखो क्या करते हैं, यहां पर आपको इन दोनों में अब इसका पूरा का सिग्मा करना है। सिग्मा मानी क्या होता है, जोड़। इसका हमें सिग्मा एफ डी निकालना है। ठीक, क्या करना है, सिग्मा एफ डी। तो चलिए देखो, बहुत आसान सा लग रहा है। यहां पर माइनस का 40 तो ये माइनस का तो भैया 80 हो गया। ठीक है ना, लेकिन प्लस वाला जोड़ेंगे, देखो ये भी तो 80 हो रहा है, तो इसका मतलब इन दोनों का योग बराबर तो 0 हो गया। माइनस का 80 प्लस का 80 कितना हो गया, 0। अब तो बहुत ही आसान हो गया। अब आपको क्या करना है, देखो माध्य निकालने के लिए याद रखें कि अगर हमें कल्पित विधि से माध्य ज्ञात करवाया जाए तो आपको सूत्र क्या याद रखना है, कल्पित विधि से समांतर माध्य ज्ञात करने का सूत्र होता है x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन n। ठीक, बस इस सूत्र का आपको प्रयोग करना है। हर एक प्रश्न में कल्पित विधि से अगर समांतर माध्य ज्ञात करना है तो आपको इस सूत्र का प्रयोग करना है। और a मानी क्या है, ये देखो कल्पित माध्य आपने पहले निकाल रखा है, कितना लिखना है, 35। फिर प्लस, अब ये तो आपका देखो 0 है, आपका आपको कितना लिखना है, 0 लिखना है, और अपॉन में n का मान तो 20 है, लेकिन हो टोटल मिला के कितना जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 में किसी भी राशि का भाग देने पर 0 हो जाता है, ये पूरा 0 हो जाएगा। तो आंसर आपका कितना आ जाएगा, 35। देखो याद करो, अभी हमने जो प्रत्यक्ष विधि बताई थी उससे भी तो आंसर 35 ही आया था। हमने बताया आपको आंसर में कोई डिफर नहीं, आंसर वही आएगा। इसी प्रश्न को अगर हम पद विचलन विधि से निकालेंगे तो भी आपका आंसर वही आएगा। चलिए देखो पद विचलन विधि से निकाल देते हैं। देखिए, हम आपको प्रश्न नया नहीं लेंगे, वही प्रश्न पद विचलन विधि से इसी प्रश्न को करना है। तो अब हम यहां पर देखो, ये एक लाइन तो हर प्रश्न में आपको बनानी ही बनानी है, मानी मध्यमान तो निकालना ही निकालना है। और ये आगे वाले ये दोनों कॉलम यहां से हम रब कर देते हैं, और अगली वाली जो प्रोसेस है उसके लिए आपको समझना है। देखो क्या कर देते हैं, बहुत थोड़ा सा अंतर है। जो आपका कल्पित विधि वाला तरीका है और जो पद विचलन वाला तरीका, उसमें बहुत थोड़ा सा अंतर है, समझ लें। देखिए ये क्या है, अब आपको कौन सी विधि हम बताने जा रहे हैं, पद विचलन विधि। देखो इसको पद विचलन विधि भी कह सकते हैं या पग विचलन विधि भी इसका नाम है, एक ही बात है, कोई अलग अलग नहीं है। नहीं आप समझो, यहां दा की जगह गा लिखा है, पग विचलन विधि तो भी वही बात है। ठीक है ना, देखिए आगे आपको अब क्या करना है, समझे इस विधि में आपको क्या करना है। और एक बात और याद रखिए कि ये विधि हम कब अप्लाई करेंगे, वो विधि कब अप्लाई करेंगे। देखो ये दो कंडीशन है। अगर आपको आंकड़े कुछ बड़े बड़े दिए जाए, बारंबारता ज्यादा बड़ी बड़ी दी जाए, तो उसको गुणा करने में समस्या आएगी। अगर हम डायरेक्ट मेथड लगाएंगे, मानी जो प्रत्यक्ष विधि उसका हम यहां पर उसको उसके माध्यम से हल करेंगे, तो इनका दोनों का आपस में गुणा करके, जैसे बहुत बड़ी बड़ी संख्या यहां हो तो गुणा करने में तकलीफ थोड़ी है ना, गणना करने में थोड़ी दिक्कत आएगी। तो उस परेशानी को समाप्त करना है और आपको पद विचलन विधि लगा देना है, बिल्कुल एकदम आसान हो जाएगा। ठीक, तो जब आंकड़े ज्यादा बड़े बड़े दिए जाएं तब आपको पद विचलन विधि या जो कल्पित विधि है उसका प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो चलिए यहां पर देखो हम पद विचलन विधि से कर देते हैं। पद विचलन विधि में अगला वाला जो ये आपको कॉलम बनाना है, उसमें आपको लिखना है u बराबर होता क्या है, u बराबर होता है x माइनस a और अपॉन में h। इनका देखो अर्थ समझोगे ये क्या मतलब है। x तो आपको भैया ये दिख रहा है बिल्कुल सीधा सीधा, और देखो इसमें हमने बताया कि यहां पर जो x दिया जाए उसमें से कहीं से भी आपको a लिख लेना है। a मानी विचलन लिख लेना है, आपने मानना है यहां पर माना a बराबर कोई संख्या हमारी 35 है। ठीक, ये जरूरी नहीं है कि आपको यही 35 मानना है, आप 25 भी मान सकते हो, 45 भी मान सकते हो, या आगे पीछे के कोई भी आंकड़ा मान सकते हो। ठीक है, a बराबर कोई भी आंकड़ा लिया जा सकता है इसमें से। तो हमने मान लिया a बराबर कितना, 35। अब यहां पर देखो क्या करेंगे, इसमें देखो इसमें मान रखेंगे। अच्छा एक बात और आई, यहां h क्या है, h मानी है इन दोनों के बीच का जो अंतराल है उसको हम कहते हैं h। देखो 10 से 20 अंतराल कितना हो गया, तो वही h लिखना है, मानी h बराबर क्या हो गया, अंतराल 10। तो h बराबर आपको 10 लिखना है, a बराबर हमने मान रखा है 35। अब देखो ये वाला u वाला कॉलम हम निकालेंगे। यहां से आओ, जहां से आपने a माना है उसी पर देखो थोड़ा दिमाग लगाएं।
ये आपको u कैलकुलेट करना है, जबकि x की वैल्यू देखो कितनी है 35, आपको लिखना है 35 और यहां पर फिर माइनस का चिन्ह है। a मानी कितना हमने माना है 35 और अपॉन में h मानी कितना है 10। अब बताओ भाई 35 में से 35 घट जाएगा, शून्य बचेगा और शून्य में जब 10 का भाग करेंगे तो ये शून्य ही होगा। ठीक है, इसी प्रकार तो यहां पर आपको करना है बिल्कुल ठीक वही काम करना है। x के जगह पे आपको क्या लिखना है, यहां पर 25 लिखना है। कितना लिखना है 25। तो 25 में से जब 35 घटाओगे तो आपका बचेगा माइनस का 10 और भाग करना है 10 का, तो आपको क्या लिखना है माइनस का 1। ठीक, और बिल्कुल आगे ऊपर और पहुंच जाओ तो अब x के यहां पर कितना लिखना है, x का मान 15 लिखना है। चलो यहां 15 लिख देते हैं। 15 में से 35 घटाओगे तो कितना बचेगा माइनस का 20। 10 का भाग करेंगे तो ये आपका हो जाएगा माइनस का 2। तो यहां पर आपको क्या लिखना है माइनस का 2। ठीक, अब नीचे आ जाओ। यहां देखो x की वैल्यू कितनी लिखनी है 45। इस x की जगह पे यहां 45 लिखना है। माइनस ये 35 ज्यों का त्यों, h का मान 10 ज्यों का त्यों। तो यहां पर देखो ध्यान दें 45 में से 35 घटाना है तो 10 लिखना है। 10 बटे 10 बराबर ये 1 हो जाएगा। यहां पर आपको क्या लिखना है 1 लिखना है। और बिल्कुल इसी प्रकार यहां पर आपको अगर 45 की जगह 55 लिखना है तो 55 में से 35 घटाओगे 20 और 20 में 10 का भाग करोगे तो कितना बचेगा, ये 2 बचेगा। देखिए अभी तो हमने ये कैलकुलेट करके बताया, आपको कुछ भी नहीं करना है। आंखें बंद करके बिल्कुल क्या करना है, जहां पर आपने a माना है उसके जगह पे 0 लिख देना है और फिर ऊपर आपको लिखना है -1 -2। बाई द वे और आंकड़े होते तो -1 -2 -3 -4। अगर हम नीचे की ओर बढ़ेंगे तो शून्य के नीचे बढ़ेंगे तो +1 +2 +3 +4। इसी प्रकार हर प्रश्न में आपको करना है, ना कैलकुलेशन करना है ना कुछ करना है, ये कुछ नहीं करना है आपको। ठीक, अब ये हमने बता इसलिए दिया है कि आप ये कहां से आ गया इस बात का आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना, तो आपको हर प्रश्न में यही लिखना है, जहां पर आपने a माना है उसके जस्ट सामने क्या लिखना है 0 लिखना है और बस ऊपर करना है -1 -2 -3 इस तरीके से, और बस नीचे जाना है तो +1 +2 +3 इस तरीके से। ठीक है, अच्छा ये जरूरी नहीं है कि ये आपको बाई द वे हम यहां पर a बराबर ये मान लेते तो निश्चित रूप से ऊपर आपका -1 होता, नीचे होता +1 +2 +3। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि जितने माइनस के हों उतने ही प्लस के हों। ठीक है ना, ज्यादा कम हो सकते हैं। चलिए एक नेक्स्ट वाला कॉलम और आपको बनाना होता है, वो क्या है, आपको बनाना है f इंटू डी। क्या करना है, f इंटू डी नहीं बल्कि u है ना, तो क्या करना है f इंटू यू। ये देखो f है और ये u है, इन दोनों का आपस में मल्टीपल करना है -4। देखो अब गुणा करना कितना आसान है, प्रत्यक्ष विधि से बड़ी बड़ी संख्याएं हो जाती हैं तो उसमें गुणा करना कठिन लगता है। तो यहां पर देखो कितना हो जाएगा -4। अब 4 का -1 में गुणा -4 और ये 0 का 7 में गुणा 0, 6 का गुणा 1 में करोगे तो 6 और यहां 1 का गुणा 2 में करोगे तो 2। ठीक है, अब आप ध्यान से समझो, यहां पर देखो इसको क्या लिखोगे -8। देखो -4 -4 -8 हो गया। और बिल्कुल इसी प्रकार यहां देखो 6 और 2 8, ये आपका +8 हो गया। तो आप कह सकते हो सिग्मा एफ यू की वैल्यू आपकी -8 + 8 कितनी हो गई 0। ठीक है, बस अब आपको क्या करना है, विचलन विधि के लिए सूत्र याद रखना है, माध्य बराबर a प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन में n इंटू में बस h का गुणा और करना है। बस बात तो वही है जो आपने कल्पित विधि में की है। कल्पित विधि में क्या करते थे, h का गुणा नहीं करते थे, यहां h का गुणा करेंगे। क्यों करेंगे, यहां देखो हमने h का भाग कर दिया ना, वहां पर h का भाग हम नहीं करते थे, इसमें h का यहां भाग कर दिया, इसलिए यहां पर आंसर ले आने के लिए हम क्या करेंगे, वही h का गुणा कर देंगे। सीधा सीधा काम है। तो को a की वैल्यू हमने मान रखी है 35, फिर प्लस सिग्मा एफ यू हमारा 0 हो गया, अपॉन में n की जगह 20 आपको लिख देना है और इंटू में h, जबकि h की वैल्यू कितनी रखनी है 10। ठीक है, तो ये 0 का जैसे ही गुणा करेंगे तो ये तो पूरा शून्य हो जाएगा, तो आपका निश्चित रूप से आंसर 35 आएगा। देखो तीनों विधियों से आंसर तो भैया एक ही आया। देखिए परीक्षा में यदि ये कह दिया जाए कि भाई आप पद विचलन विधि से समांतर माध्य या माध्य ज्ञात करिए, तो आपको वही इसी विधि का ही प्रयोग करना है। और यदि कुछ ना कहा जाए, सीधा सीधा सवाल दिया जाए और आपसे कहा जाए इसका औसत बताइए या माध्य बताइए या समांतर माध्य बताइए, तो आपको जिस विधि को सरलता से हल कर सकते हो उसको आप करें। लेकिन हमारी अगर सलाह माने तो सरलता आपको किस में पड़ेगी,
जब आंकड़े आपके छोटे छोटे दिए जाएं ये, तो बस प्रत्यक्ष विधि लगा दें, और जब आंकड़े बड़े बड़े दिए जाएं तब आप ये पद विचलन विधि लगाएं अथवा आपकी कल्पित विधि को लगाएं। ठीक है, तो ये तीनों प्रोसेस हमने आपको बताए और इसी तीनों प्रोसेस पर ये अगली वाली आपकी एक्सरसाइज है। ठीक है, और उसके बाद जो आएगा वो माध्यिका आएगा। जब माध्यिका आएगा तब आपको माध्यिका का पूरा ओवरव्यू हम बताएंगे और उसके क्वेश्चन करवाएंगे। आज फिलहाल इतना ही पढ़ाएंगे और आज का वीडियो हम यहीं तक रखेंगे। अगले वाले जो क्वेश्चन आएंगे वो आपके एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन अगले वाले वीडियो में आपको हम प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो भैया इसको लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, और अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन दबा दें जिससे आने वाले वीडियो का